अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉमर्स गट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज ये 6th क्लास है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ इनकम टैक्स की। इस क्लास के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 21 इम्पॉर्टेंट इनकम फ्रॉम सैलरी के एमसीक्यूज़। इससे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी के हमने 2 क्लासेस पहले पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो 2 क्लासेस जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की थी वो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करें और पहले वो 2 क्लासेस देख लें। ये उसके बाद आज 3rd क्लास है जो लास्ट क्लास होगी इनकम फ्रॉम सैलरी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास जो 3rd क्लास है इनकम फ्रॉम सैलरी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जिसके अंदर हम 21 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले सैलरी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसके अंदर हमने 21 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे क्लास 4th में और क्लास 5th में। आज जो है वो 6th क्लास है इनकम फ्रॉम सैलरी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट एमसीक्यूज़ के अंदर जो 43rd एमसीक्यूज़ है, इससे पहले मैंने आपका 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इसका मतलब 42 एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो आप पहले उनको देख लें। ये है 43rd एमसीक्यूज़ सैलरी का। ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस आर एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये टीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस इसको कहते हैं, डीए यूनिफॉर्म अलाउंस और डेली अलाउंस। ये पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्पेशल अलाउंस की डेफिनेशन का पता हो तो स्पेशल अलाउंसेस जो होते हैं वो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, डेली अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, जो कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है किसी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसने कहा है कि एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो हमें ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस का आइडिया होना चाहिए। ये स्पेशल अलाउंस होते हैं, लिहाजा इसमें ऑप्शन स्पेशल अलाउंस वाला कौन सा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट है 44 के अंदर कहता है बोनस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज फुली टैक्सेबल, फुली एग्जाम्ड, पार्शली टैक्सेबल, ए एंड सी। अब बोनस जो है वो एक्स्ट्रा पे है, फालतू तनख्वाह जिसको आप कह सकते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देता है, सर्टन ओकेजन पे दे सकता है, किसी भी वजह से दे सकता है, ठीक है। तो अब बोनस एम्प्लॉई को मिलेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रूल क्या है, अगर तो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को अमाउंट मिल रही है और वो उससे फ़ायदा हो रहा है एम्प्लॉई को, तो जो अमाउंट होगी वो सारी की सारी टैक्सेबल होगी। लिहाजा बोनस जो है वो सारे का सारा टैक्सेबल होता है, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक। लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फुली टैक्सेबल, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 45 एमसीक्यूज क्या है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स आर। अब आपको पता होना चाहिए प्रोविडेंट फंड, आपको आइडिया होना चाहिए प्रोविडेंट फंड क्या होता है। एक ऐसा फंड होता है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के फ़ायदे के लिए बनाता है। इस फंड में पैसे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों डालते हैं, कंट्रीब्यूट दोनों करते हैं और इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट की जाती है। अमाउंट कब मिलती है? ये सारी की सारी और किसको मिलती है? अमाउंट आफ्टर द रिटायरमेंट एम्प्लॉई को सारी अमाउंट मिल जाती है। तो इससे होता यह है कि एम्प्लॉई लॉयल होता है, उसको आइडिया होता है कि यार यहाँ मुझे प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा जो कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। लिहाजा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉई प्रेफर करते हैं। तो वो ये पूछा जा रहा है कि प्रोविडेंट फंड कितनी टाइप्स का है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोविडेंट फंड 3 टाइप्स का होता है। एक होता है जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, सेकंड जो होता है वो होता है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और जो थर्ड होता है उसको कहते हैं अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लिहाजा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो हम देख लेते हैं उसके अंदर वो क्या कह रहा है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड आर? 2, 3, 1 एंड 4। तो आपको पता चल गया है कितनी टाइप्स हैं? 3। लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
46 MCQs क्या है? प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इज नोन एज, वो फंड जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इदारे बनाएंगे उस प्रोविडेंट फंड को क्या कहेंगे? अभी मैंने पहले बता दिए 3 काइंड्स। तो गवर्नमेंट बना रही है तो या सेमी गवर्नमेंट बना रही है, हम उसको एक ही कैटेगरी में लेंगे और वो कैटेगरी क्या होगी? गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। तो ये है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो फंड जो प्राइवेट इदारे बनाए और उस फंड को उन्होंने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिकग्नाइज करवा लिया, अप्रूव करवा लिया, तो ऐसे फंड को क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये अप्रूव प्रोविडेंट फंड है, जिसको हम लैंग्वेज में क्या कहते हैं? टैक्स की लैंग्वेज में रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहते हैं। लिहाजा इसमें वो फंड जो प्राइवेट इदारे बनाते हैं और वो रिकग्नाइज भी करा लेते हैं, ऐसे फंड को हम रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहेंगे। और जो नहीं करवा सकते उसको क्या कहेंगे? अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो देख लेते हैं 48 में क्या है? प्रोविडेंट फंड मेंटेन्ड बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर इज नोन एज। तो आपको पता चल गया नॉट रिकग्नाइज्ड है, लिहाजा इसमें अनरिकग्नाइज्ड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। हमारे पास 49 एमसीक्यूज क्या है? फॉर रिकग्निशन ऑफ प्रोविडेंट फंड फ्रॉम कमिश्नर at least -% employees should be employed in Pakistan। यहाँ पे याद रखिए कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब भी वो प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रही होती हैं, बेहतर ये होता है उस प्रोविडेंट फंड को अप्रूव करवा लिया जाए, मींस के रिकग्नाइज करवा लिया जाए। लेकिन रिकग्नाइज कराने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, शराइत होती हैं। उसमें से एक शर्त वो पूछ रहा है, वो इस एमसीक्यूज में वो ये शर्त होती है कि जब एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब भी वो किसी भी फंड को अप्रूव करवाना चाह रही होती है, ख़ास तौर पर यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोविडेंट फंड को जब वो अप्रूव करवाना चाह रही होती है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि उसमें आपने ये मेंशन करना होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 90% हमारे एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो उसने परसेंटेज पूछी है कि एटलीस्ट कितने % पाकिस्तान में काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए रिकग्निशन के लिए 90% ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पाकिस्तान में काम करना उनका ज़रूरी है। लिहाजा इधर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 50th एमसीक्यूज क्या है जी? कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय इन द प्रोविडेंट फंड इज नोन एज, वो कंट्रीब्यूशन, वो पैसे जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डालेगा उसको क्या कहेंगे? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसे डालेगा उसको क्या कहेंगे? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है? ए एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि एम्प्लॉय दे रहा है, लिहाजा ए एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है। 51 में क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन द प्रोविडेंट फंड इज नोन एज। अब ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये फिर क्या होगी? कौन सी कंट्रीब्यूशन होगी? एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर की? तो बी ऑप्शन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन is the correct option। 52 MCQs क्या है? Employees contribution to government provident fund is fully taxable, fully exempt, partially taxable, A and C। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें। प्रोविडेंट फंड के केस में अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रही है, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे, उस पर अगर इंटरेस्ट मिले या जो आखिर में आपको अमाउंट मिलती है, लमसम एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो मर्जी अमाउंट हो जाए, वो सब की सब चीज़ें एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं। आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड के जो टैक्स की ट्रीटमेंट है वो आपको आनी चाहिए। ये उससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन होती है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज, यहां मैं एक सिंपल रूल बता दूं आपको। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय जितने पैसे डालता है प्रोविडेंट फंड में, वो बेशक गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हो, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो या अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, तीनों केसेस के अंदर उस पर कोई टैक्स नहीं होता, मींस वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। लिहाजा
पहले ऑप्शन में उसने पूछा कि एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट। अगर वो रिकग्नाइज में करे तब भी एग्जाम्प्ट, अनरिकग्नाइज में करे तब भी एग्जाम्प्ट। लिहाजा यहाँ पे भी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन के उसने कहा कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में तो वो भी एग्जाम्प्ट है। 54 में देख लें एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू नॉन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो मैंने अभी आपको रूल बता दिया, एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। लिहाजा ये भी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। ठीक है जी। 55 एमसीक्यूज क्या है, अब एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात करेगा कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन क्या होगी। याद रखिएगा गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में सब कुछ एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड इज। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर तमाम केसेस एग्जाम्प्ट होते हैं, लिहाजा ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट जो कर रहा है वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज, इसको नॉन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहते हैं। नॉन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर याद रखिएगा एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम्प्ट होती है। एक केस में उस पे पार्सली जो टैक्स जो लगता है, जो टैक्स की ट्रीटमेंट होती है वो होती है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जो इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसमें वो बात कर रहा है। तो याद रखिएगा एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन दो केसेस में एग्जाम्प्ट है, एक गवर्नमेंट के केस में, एक अनरिकग्नाइज के केस में, लेकिन एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन तीनों केसेस के अंदर क्या है, एग्जाम्प्ट है। तो लिहाजा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉन रिकग्नाइज में क्या होती है, एग्जाम्प्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 57 नंबर एमसीक्यूज क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जाम्प्ट अप टू। अब वो पूछ रहा है कि एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी टैक्सेबल नहीं होती, उसमें कुछ चीज़ें एग्जाम्प्ट होती हैं, वो उसकी रेशो पूछ रहा है। तो आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है, रूल क्या है कि जो 1,50,000 फिक्स अमाउंट है और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेसर, इन दोनों अमाउंट को आपने प्रोविडेंट फंड के अंदर जितनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है उसके अंदर अमाउंट में से आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन के 1,50,000 एंड और 10% ऑफ सैलरी, इन दोनों को कंपेयर करना है, विच एवर इज लेसर, वो अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी उसमें से। लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, मैंने आपको पहले बता दिया गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी केस होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। लिहाजा इंटरेस्ट अगर वो कह रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड के जितने पैसे थे वो आपने किसी जगह इन्वेस्ट कर दिए और वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट क्या है, तो वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 59 इंटरेस्ट ऑन नॉन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज, याद रखिएगा इंटरेस्ट गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में भी एग्जाम्प्ट है और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी एग्जाम्प्ट होता है। ट्रीटमेंट इंटरेस्ट की किधर होती है, जो एग्जाम्पशन जो उस पर टैक्स की ट्रीटमेंट करते हैं वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर करते हैं। लिहाजा ये नॉन रिकग्नाइज है, इसमें भी एग्जाम्प्ट होगी। लिहाजा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 60 एमसीक्यूज क्या है, इंटरेस्ट ऑन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जाम्प्ट अप टू। अब फिर वो पूछ रहा है, मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हो एग्जाम्प्ट, नॉन रिकग्नाइज्ड हो एग्जाम्प्ट। कहाँ इसकी ट्रीटमेंट करनी है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर, और वो कैसे करनी है, उसका रूल क्या है, वो रूल के बारे में पूछ रहा है कि जो इंटरेस्ट रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मिलता है उसमें कितनी अमाउंट आपने एग्जाम्प्ट करनी होती है। तो उसका रूल ये होता है कि 16% आपने इंटरेस्ट का रेट लेना होता है, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसका 16% लें, और उसको कंपेयर करना होता है 1/3 ऑफ सैलरी। तो यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं ये किस में आ रहा है। बी ऑप्शन के अंदर देखें इंटरेस्ट एट 16% और 1/3 ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट होती है वो हम एग्जाम्प्ट करते हैं इंटरेस्ट की अमाउंट में से। लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 61 एमसीक्यूज क्या है, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। अब गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में देखें प्रोविडेंट फंड में सिचुएशंस क्या हैं, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस सारे पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया किसी
जगह पे, उससे जो इंटरेस्ट आया उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अब सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ था वो आखिर में एम्प्लॉई को मिलेगा। तो उसके बारे में अब डिस्कशन होने लगी है कि रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड, जमा शुदा जो बैलेंस है गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड का, उसको आपने क्या ट्रीट करना है। तो याद रखिए गवर्नमेंट के केस में सब कुछ एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ कौन एग्जाम्पशन का ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। और रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर बी जो अमाउंट एक्यूमुलेटेड बैलेंस की होती है वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट होती है। जो ट्रीटमेंट इस पे होता है टैक्स ट्रीटमेंट वो होता है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो यहाँ हम 62 एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या कह रहा है, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकग्नाइज के केस में भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज हमारा 63 में क्या है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ नॉन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज टैक्सेबल। जो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है उस केस में क्या होता है, आपने क्या किस तरह टैक्सेबल करना होता है, आपने जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है और जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसका 50% लेना होता है, ठीक है, वो अमाउंट टैक्सेबल होती है। क्या क्या करना होता है आपने, बेसिकली एम्प्लॉयर की जितनी कंट्रीब्यूशन है और जितना इंटरेस्ट मिला है इन दोनों को आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने उस पर रेट लेना होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ आया यार इसको लाइक करें लाजमी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।